Now the chapter we are starting is biomolecules. Okay. सबसे पहले what are biomolecules? नेम से वैसे इंडिकेट हो रहा है बायो, मतलब जो हमारी बायो से रिलेटेड मींस जो लिविंग बीइंग से रिलेटेड मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर कॉल्ड एज द बायोमोलिक्यूल्स. ओके. लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स. इनमें क्या केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दीज चैप्टर्स. ओके. बायोलॉजी के परस्पेक्टिव में तो चलो बायो में पढ़ते हैं, बट केमिस्ट्री के परस्पेक्टिव में क्या क्या स्ट्रक्चर है, कैसे बनते हैं, ओके, ऑल दैट वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर. ओके. सबसे पहले व्हाट इज मीनिंग ऑफ बायोकेमिस्ट्री? द परसूट ऑफ नॉलेज ऑफ व्हाट goes on chemistry chemically within a living system falls in the domain of biochemistry. Okay. Living system are made up of various complex biomolecules like carbohydrates, proteins, nucleic acid, lipids, etc. Okay. तो इनको पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में. Structures and functions of some of these biomolecules are discussed in this unit. Okay. एंड सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट्स. जैसे कि नेम इंडिकेट कर रहा है कार्बोहाइड्रेट. हाइड्रेट का मतलब होता है वाटर ना, और कार्बो का मतलब हो गया कार्बन. तो कार्बन के जो हाइड्रेट्स होते हैं, दे आर कॉल्ड एज दी कार्बोहाइड्रेट्स. ओके. जैसे सम कॉमन एग्जांपल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर केन शुगर, ग्लूकोज, स्टार्च, etc. Most of them have general formula CxH2OY. उनका जनरल फॉर्मूला CxH2OY होता है, इसलिए इनको कार्बोहाइड्रेट बोला जाता था पहले. इस फॉर्मूला की वजह से ऐसे लग रहा है कि कार्बन के हाइड्रेट्स हैं ये. ओके. एंड वर कंसिडर्ड एज हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, फ्रॉम वेयर द नेम कार्बोहाइड्रेट्स वाज ड्राइव्ड. फॉर एग्जांपल, the molecular formula of glucose is this C6H12O6, which fits into this general formula, that is C6H2O whole 6. ओके. बट ऐसा नहीं है, सारे के सारे जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं करते कि उनका जो जनरल फॉर्मूला है वो ये बनेगा CxH2OY. इसको सेटिस्फाई करे ही करे. कैसे? फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूं किस मॉलिक्यूल की, लाइक रेमनोज C6H12O5. अब ये तो इस क्राइटेरिया में फिट नहीं ना बैठेगा, हालांकि ये है कार्बोहाइड्रेट ही है. तो इसलिए जो मॉडर्न डेफिनेशन है कार्बोहाइड्रेट्स की वो क्या है? ठीक. द कार्बोहाइड्रेट्स में बी डिफाइंड एज ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स. मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें आपके पास हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा और साथ में कीटो या एल्डिहाइड ग्रुप होगा. दोस टाइप ऑफ कंपाउंड, और वो ऑप्टिकली एक्टिव भी होंगे, दे आर कॉल्ड एज द कार्बोहाइड्रेट्स. The carbohydrates may be defined as optically active polyhydroxyaldehydes or ketones, or the compounds which produce such units on hydrolysis. Okay, या तो ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड्स और कीटोन हो, या ऐसे कंपाउंड जिनकी हाइड्रोलिसिस के बाद, जैसे मान लो कोई कंपाउंड है, अगर आप उसकी हाइड्रोलिसिस करते हो, मतलब उसका रिएक्शन करवाते हो वाटर के साथ, तब आपके पास ऐसे मॉलिक्यूल बने जो कि ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या कीटोन्स हों. सो उन कंपाउंड्स को भी आप कार्बोहाइड्रेट्स ही बोलते हो. ओके. सम ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच आर स्वीट इन टेस्ट आर कॉल्ड एज द शुगर्स. ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो स्वीट इन टेस्ट हों, दे आर कॉल्ड एज द शुगर्स. द मोस्ट कॉमन शुगर यूज्ड इन आवर होम्स इज नेम्ड एज सुक्रोज. और सुक्रोज भी एक कार्बोहाइड्रेट ही है. क्यों? सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12, नहीं, C12H22O11. और जब इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं हम, जब इसका रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ, इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस 2 यूनिट्स ऑफ C6H12O6. इसमें से एक C6H12O6 क्या है? ग्लूकोज. और दूसरे वाला क्या है? फ्रक्टोज. ओके. और ये दोनों कार्बोहाइड्रेट्स ही हैं. तो ये दोनों अगर कार्बोहाइड्रेट है तो जिनसे ये बना है, किससे बना है? सुक्रोज से बने हैं ना ये दोनों. तो सुक्रोज भी एक कार्बोहाइड्रेट ही है. ओके. और सुक्रोज एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो स्वीट इन टेस्ट होता है, सो दैट्स व्हाई सुक्रोज को शुगर कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं. बेसिकली शुगर का मतलब होता है ऐसे कार्बोहाइड्रेट विच आर स्वीट इन टेस्ट. हमारे दिमाग में बैठा हुआ ना कि शुगर का मतलब
जो घर में हम शुगर खाते हैं वो। एक्चुअल में शुगर का मतलब है दोज हाइड्रोकार्बन दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच आर स्वीट इन टेस्ट। ओके, उसके बाद ये सुक्रोज वेयर एज द शुगर प्रेजेंट इन मिल्क इज कॉल्ड एज नोन एज लैक्टोज। मिल्क में भी एक शुगर प्रेजेंट होती है, उसको बोलते हैं लैक्टोज। ओके, और कार्बोहाइड्रेट्स हाइड्रेट्स के लिए एक दूसरा नेम भी है, दैट इज सेक्राइड्स। कार्बोहाइड्रेट्स को सेक्राइड्स भी बोला जाता है। ओके, बेसिकली जो स्वीट कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनके लिए ज्यादातर ये वर्ड यूज होता है सेक्राइड्स, अदरवाइज जनरल टर्म में हम कार्बोहाइड्रेट वर्ड ही यूज करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक, कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर ऑन हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस के बिहेवियर पे अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई करो, देन ब्रॉडली हम उनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। ठीक है, अब मोनोसेकेराइड का मतलब क्या है? अ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर टू गिव सिंपल यूनिट ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन इज कॉल्ड मोनोसेकेराइड। जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज की हाइड्रोलिसिस करवा के आप और छोटे वाले कार्बोहाइड्रेट्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि ग्लूकोज से छोटा एल्डिहाइड और ग्लूकोज की हाइड्रोलिसिस से उससे छोटा कार्बोहाइड्रेट बनेगा ही नहीं। तो ऐसा वाला जो कार्बोहाइड्रेट है इसको बोलेंगे जिसको फर्दर हाइड्रोलाइज की नहीं किया जा सकता। दिस टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड एज दी मोनोसेकेराइड्स। ओके, अबाउट 20 मोनोसेकेराइड्स आर नोन टू अक्कर इन नेचर। नेचर में 20 मोनोसेकेराइड्स एग्जिस्ट करते हैं। लाइक कुछ एक एग्जांपल जो मेन एग्जांपल है उसकी डिस्कशन करेंगे। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज, ये कुछ एक आपके पास मोनोसेकेराइड्स हैं। ओके, मोनोसेकेराइड का मतलब जिनकी फर्दर हाइड्रोलिसिस ना हो सके उससे सिंपलर यूनिट्स में। ओके, ओलिगोसेकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट्स दैट यील्ड 2 to 10 मोनोसेकेराइड यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस आर कॉल्ड एज दी ओलिगोसेकेराइड। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी पीछे सुक्रोज की, कि जब सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो उससे क्या बनता है? उससे बनता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ठीक, तो इट मींस जो सुक्रोज है वो एक डायासेकेराइड हुआ। डायासेकेराइड क्यों हुआ? क्योंकि इसकी वजह से जब इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो 2 सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स बन रहे हैं, तो सुक्रोज इज अ डायासेकेराइड। ओके, क्लियर? वैसे ओलिगोसेकेराइड की डेफिनेशन क्या है? ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो 2 से 10 तक, कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 10 मोनोसेकेराइड बनाए ऑन हाइड्रोलिसिस। ओके, they are further classified as disaccharide, trisaccharide, tetrasaccharide depending upon the number of monosaccharides they provide on hydrolysis. Okay, among these the most common are disaccharide, जो हमने आपको इंपॉर्टेंट है सिलेबस वाइज और वैसे भी हमारी डे टू डे लाइफ में भी ज्यादातर जो ओलिगोसेकेराइड हम यूज करते हैं उनमें से हम डायासेकेराइड ज्यादा यूज करते हैं। ओके, डायासेकेराइड्स, for example, one molecule of sucrose on hydrolysis give one molecule of glucose and one molecule of fructose, whereas maltose भी होती है। ओके, इसको मिल्क शुगर बोलते हैं। ओके, maltose नहीं, maltose इज नॉट मिल्क शुगर, दैट इज लैक्टोज। maltose हमें maltase से मिलती है। गिव 2 molecules ऑफ ओनली ग्लूकोज। जो maltose है वो 2 molecule ऑफ ग्लूकोज से बनती है। ठीक, तो जब भी माल्टोज का फॉर्मूला भी यही होता है C12H22O11, और सुक्रोज का फॉर्मूला भी यही होता है। ओके, डिफरेंस क्या है दोनों में? कि जब इसकी हाइड्रोलिसिस होगी तो आपके पास ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनेगा। ओके, हालांकि ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फॉर्मूला भी सेम ही है, दैट इज C6H12O6। हम कह सकते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में आइसोमर है। वेयर एज जो आपके पास माल्टोज है, माल्टोज की हाइड्रोलिसिस पे दोनों मॉलिक्यूल जो बनते हैं वो ग्लूकोज को ही बनते हैं। ओके, दैट इज C6H12O6। ओके, इसका भी फॉर्मूला वही है। क्लियर? एंड लास्ट कैटेगरी ऑफ द carbohydrates on the basis of their behavior on hydrolysis is polysaccharide.
पॉलीसेकेराइड से मतलब आप समझ गए, पॉली कई सारे, सेकेराइड बनाएगा। Carbohydrates which yield a large number of monosaccharide units on hydrolysis are called as the polysaccharides. Some common examples are starch, cellulose, glycogen, gums, etc. Polysaccharides are not sweet in taste, hence they are also known as non sugar. ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो स्वीट टेस्ट में नहीं होते उनको नॉन शुगर बोलते हैं। ठीक है, जैसे अभी नंदनी ने बताया कि जो स्टार्च है जब इसकी आप हाइड्रोलिसिस करते हो ना, हाइड्रोलिसिस में आप कई सारे वाटर के मॉलिक्यूल इन्वॉल्व करवा सकते हो, तो कितने सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जनरेट हो जाएंगे। ओके क्लियर। तो स्टार्च क्या है, एक पॉलीसेकेराइड जो ग्लूकोज यूनिट से मिलके बना होता है। ओके, और ग्लूकोज यूनिट जब वो बन जाता है तो उसको स्टार्च बोलते हैं, और जब उसकी फर्दर अगर दोबारा से हाइड्रोलिसिस कर दें तो वो अपने छोटे वाले मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हो जाता है। ओके, तो इसलिए जो आपके पास ग्लूकोज है वो एक पॉलीसेकेराइड है। क्लियर। आगे आपके पास, तो ये तो हो गई क्लासिफिकेशन की बात खत्म यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट क्या है, द कार्बोहाइड्रेट्स में ऑल्सो बी क्लासिफाइड एज ईदर reducing और नॉन reducing शुगर्स। कार्बोहाइड्रेट्स को फर्दर आप क्लासिफाई कर सकते हो reducing शुगर एंड नॉन reducing शुगर्स में। ओके, ऑल दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच reduce फैलिंग सॉल्यूशन, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो फैलिंग सॉल्यूशन और टॉलरेंस रीजन को रिड्यूस कर दें उनको हम बोलेंगे रिड्यूसिंग शुगर। ओके क्लियर। और जो ना कर पाए दे विल बी नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ओके, और साथ में याद रखने वाली बात क्या है, ऑल दी मोनोसेक्राइड्स, जितने भी आपके पास मोनोसेक्राइड्स हैं वो रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। अब ये क्या है, एल्डोज और कीटोज, ये अभी बात करेंगे अभी। ठीक है, और अभी तक आपने इतना याद रखना है कि ऑल दी मोनोसेक्राइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर्स, वेयर एज जो डायसेक्राइड है, ट्राइसेक्राइड है या पॉलीसेक्राइड है वो रिड्यूसिंग हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, वो उनके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा। ठीक, और रिड्यूसिंग होने का मतलब यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, ऐसे ही आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स जो फैलिंग सोल्यूशन या टॉलरेंस रीजन को रिड्यूस कर दें दे आर कॉल्ड एज द रिड्यूसिंग शुगर, और जो ना कर पाए दे आर नॉन रिड्यूसिंग। ओके क्लियर। तो ये क्लासिफिकेशन थी, ये इसको आप बोल सकते हो दिस इज क्लासिफिकेशन, वेट अ मिनट, इसको आप बोल सकते हो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज के बेसिस पे क्लासिफिकेशन ये होती है। ओके, ये है इसकी क्लासिफिकेशन। चलो नेक्स्ट आपके पास मोनोसेक्राइड। अब थोड़ा मोनोसेक्राइड को डिटेल में और पढ़ें। मोनोसेक्राइड्स आर फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन देम। जैसे कि हमने बोला कि आपके पास जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में क्या होगा, आपके पास कई सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे होंगे, ऑब्वियस है वो हाइड्रोक्सी ग्रुप कार्बन पे लगे होंगे ना। ओके, और साथ में या तो उनमें एल्डिहाइड होगा या तो उनमें कीटोन ग्रुप होगा। ओके, तो बेस्ड ऑन दिस कि उनमें कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम लगे हैं और साथ में उसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, CHO ग्रुप है, हाइड्रोक्सी तो होगा ही होगा वो तो पक्का है, बट हाइड्रोक्सी के साथ साथ CHO है कि आपके पास कीटोन ग्रुप है, उस बेसिस पे आप मोनोसेक्राइड्स को फर्दर क्लासिफाई कर सकते हो। जैसे अगर 3 कार्बन एटम है उसमें टोटल तो उसको बोलेंगे ट्राइओस, अगर 4 है तो टेट्रोस, 5 है तो पेंटोस, 6 है तो हेक्सोस और 7 है तो हेप्टोस। ओके, और अगर उसमें 3 कार्बन एटम है और फंक्शनल ग्रुप जो प्रेजेंट है वो एल्डिहाइड है तो उसको एल्डो ट्राइओस बोलेंगे। बट अगर 3 कार्बन एटम है बट जो फंक्शनल ग्रुप है हाइड्रोक्सी के अलावा वो कीटोन है तो उसको कीटो ट्राइओस बोलेंगे। सिमिलरली अगर 6 कार्बन एटम है और उसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो एल्डिहाइड वाला है, हाइड्रोक्सी तो होंगे ही होंगे कई सारे, बट हाइड्रोक्सी के अलावा जो दूसरा फंक्शनल ग्रुप है वो या तो एल्डिहाइड होता है या कीटोन होता है कार्बोहाइड्रेट्स में। ठीक, तो अगर एल्डिहाइड है और 6 कार्बन एटम है तो उसको बोलेंगे एल्डो हेक्सोस। एल्डो स्टैंड फॉर कि उसमें एल्डिहाइड है,
हेक्सोज स्टैंड फॉर कि उसमें 6 कार्बन एटम है, और अगर फंक्शनल ग्रुप कीटोन है और 6 कार्बन एटम है उसको बोलेंगे कीटो हेक्सोज। तो इस बेसिस पे ये फर्दर क्लासिफिकेशन आप कर सकते हो मोनोसेकेराइड्स की, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप, दैट इज ईदर एल्डिहाइड और कीटोन। हाइड्रोक्सी तो होगा ही होगा, वो बात अलग है कि हाइड्रोक्सी और सीएचओ में प्रेफरेंस ऑर्डर सीएचओ का ज्यादा होता है ना, प्रेफरेंस में सीएचओ पहले नंबर पे आता है हाइड्रोक्सी से, इसलिए यहाँ पे इन्होंने फंक्शन सीएचओ को बोल दिया कि ये फंक्शन ग्रुप है, क्योंकि यही फंक्शन डिसाइड करेगा। अब हाइड्रोक्सी तो फंक्शन डिसाइड नहीं करेगा, क्योंकि प्रायोरिटी ऑर्डर में पीछे आता है हाइड्रोक्स एल्डिहाइड से या कीटो से, ओके, दोनों से पीछे आता है हाइड्रोक्सी, ओके। और अब हमने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि ग्लूकोज और फ्रक्टोज ऐसे दो मोनोसेक्राइड्स हैं, ठीक, जो हमारी डे टू डे लाइफ में हम बहुत ज्यादा इनसे कनेक्टेड है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, इनका जो स्ट्रक्चर है वो हमने डिटेल में पढ़ना है, ठीक, कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसे आया, इसके क्या क्या एविडेंसेस हैं, कैसे हमें पता लगा यही स्ट्रक्चर है, वो सारा अब हम पढ़ने वाले हैं। ग्लूकोज, ग्लूकोज अकर फ्रीली इन नेचर एज वेल एज इन दी कंबाइंड फॉर्म। जैसे कंबाइंड फॉर्म में एग्जांपल होगा सुक्रोज, सुक्रोज में ग्लूकोज भी होता है ना, बट कंबाइंड फॉर्म में बड़ा होता है फ्रक्टोज के साथ, और जब वो फ्रक्टोज और ग्लूकोज कंबाइन होते हैं तो वो बना देते हैं सुक्रोज, और जब सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस कर दो दोबारा से फ्रक्टोज और ग्लूकोज बन जाते हैं, ओके। तो ग्लूकोज जो है वो फ्री स्टेट में भी मिलता है, प्योर फॉर्म में भी मिलता है नेचर में, सिंपल ग्लूकोज के फॉर्म में, या कंबाइंड स्टेट में भी मिल जाता है। इट इज प्रेजेंट इन स्वीट फ्रूट्स एंड हनी, ripe grapes also contain glucose in large amount. It is prepared as follows। अगर आपको इसको लेबोरेटरी में बनाना है, आइसोलेट करके बनाना है, ठीक है, या ऐसे बोलो एक्सट्रैक्ट करवाना है इनसे जिनसे जिनकी हमने बात करी, तो कैसे बना सकते हो? फ्रॉम सुक्रोज, अगर मान लो आपने सुक्रोज से बनाना है, जैसे मैंने बोला ना केन शुगर, सुक्रोज को केन शुगर भी बोलते हैं, तो आपको सुक्रोज इज बॉइल्ड विद द डाइल्यूट HCl और H2SO4 in alcoholic solution, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर ऑब्टेन्ड इन द इक्वल अमाउंट, ओके। जैसे सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करो यू विल गेट ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ये तो हमने पहले बात करी थी। एंड सिमिलरली ग्लूकोज कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम स्टार्च, ठीक, और स्टार्च सस्ते, स्टार्च से बनाना सस्ता भी पड़ता है और बनता भी प्योर ही है, क्योंकि स्टार्च में होते ही सारे के सारे यूनिट ग्लूकोज के हैं, ओके। तो कमर्शियली ग्लूकोज इज ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च by boiling it with the dilute H2SO4 at 393 Kelvin under pressure। तो अगर आप स्टार्च की हाइड्रोलिसिस करोगे यू विल गेट ऑल द यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज, क्योंकि स्टार्च में n नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट होते हैं, फिक्स नहीं होता, तो इसीलिए इसको स्टार्च को पॉलीसेकेराइड बोला था। तो उसकी हाइड्रोलिसिस से आपके पास n नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट बन जाएंगे जब आप उसकी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करोगे, ठीक। नाउ व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज? फॉर्मूला तो हमें पता लग गया, C6H12O6, और यही फॉर्मूला हमारा फ्रक्टोज का भी होता है, फ्रक्टोज का भी सेम फॉर्मूला है। डिफरेंस कहाँ पे है दोनों के स्ट्रक्चर में? आइसोमर स्ट्रक्चरली डिफरेंट होते हैं ना, ये ग्लूकोज है ये फ्रक्टोज है, दोनों का फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर में दोनों डिफरेंट होंगे। तो हम ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ग्लूकोज इज एन एल्डोहेक्सोज, एल्डो स्टैंड्स फॉर कि उसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, और हेक्सोज स्टैंड्स फॉर उसमें 6 कार्बन एटम है, एंड इज नोन एज डेक्सट्रोज, और इसको आप डेक्सट्रोज भी बोलते हो, ओके। It is monomer of many of the large carbohydrates, namely starch, cellulose, okay। जैसे स्टार्च में बार बार ग्लूकोज का यूनिट रिपीट होके ही स्टार्च का मॉलिक्यूल बन जाता है, जैसे मान लो एक ग्लूकोज यूनिट अगले ग्लूकोज के यूनिट से जुड़ गया, वो अगले से जुड़ गया, वो अगले से जुड़ गया, वो अगले से जुड़ गया, तो ये जो आपके पास एक पॉलीमर टाइप बन रहा है, ठीक, उसको हम बोल देते हैं स्टार्च, ओके। तो हम कह एक तरह से कह नहीं सकते कि स्टार्च जो है वो छोटे छोटे ग्लूकोज यूनिट को बार बार रिपीट करके बने, ओके। तभी यहाँ पे लिखा है कि इट इज मोनोमर, मोनोमर का मतलब होता है जो रिपीट हो रहा हो बार बार, ऑफ मैनी ऑफ द लार्ज कार्बोहाइड्रेट्स नेमली स्टार्च, सेलुलोज। इट इज probably the most abundant organic compound on earth. It was assigned the structure given below
ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग एविडेंसेस। ये स्ट्रक्चर होता है ग्लूकोज का। ठीक, जैसे मैं अभी इसको थोड़ा और डिटेल में बना दूं आपके लिए, तो ये स्ट्रक्चर है सी डबल बॉन्ड ओ एच। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ओके, 6 कार्बन एटम है। ठीक, फर्स्ट कार्बन एटम जो है वो एल्डिहाइड वाला है, बाकी सभी कार्बन एटम के ऊपर हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे हैं। ओके, क्लियर। तो ये हो गया। अभी ये आप ये लेफ्ट राइट वाला चक्कर मत डालो, आप इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। ठीक, मतलब 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे हैं और एक एल्डिहाइड ग्रुप है, इसीलिए इसको एल्डोहेक्सोसिस बोला। ग्लूकोज का दूसरा नेम, साइंटिफिक नेम आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, एल्डोहेक्सोसिस। ठीक, बट ये इसका एविडेंस क्या है, ये थोड़ी ना कि नहीं मैंने बोल दिया जी तो आप मान लो कि यही है। इसका एविडेंस भी निकाला साइंटिस्टों ने। ठीक है, क्योंकि हर चीज अगर आप कोई स्ट्रक्चर प्रपोज कर रहे हो तो उसके लिए एविडेंस भी देना पड़ता है साइंस में, कि यही क्यों दिया आपने, क्या क्या आपके पास क्या प्रूफ है कि यही है, जिससे आपने ये कंक्लूजन निकाली कि इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर यही बन रहा है। तो वो एविडेंस क्या है, वो आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे सबसे पहले जब इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को निकाला गया, जैसे हम वो करते हैं ना एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल के उसके बाद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालते हैं। ओके, क्लियर। ये एक्सपेरिमेंटली ही ऐसा होता है सब कुछ, कि जैसे कार्बन की परसेंटेज निकाल ली, जब ग्लूकोज निकाला आपने तो ग्लूकोज में कार्बन की परसेंटेज निकाली, हाइड्रोजन की परसेंटेज निकाली, ऑक्सीजन की परसेंटेज निकाली। इस परसेंटेज से आपने उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला बना लिया। एम्पिरिकल फॉर्मूला से और मॉलिक्यूलर मास से, मॉलिक्यूलर मास और एम्पिरिकल फॉर्मूला मास की हेल्प से आप क्या करते हो, आप कॉमन यूनिट निकाल लेते हो एन, और एन को जब आप एम्पिरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई कर देते हो तो एम्पिरिकल फॉर्मूला बन जाता है, सॉरी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाता है। तो आपने जब इसका एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिटरमिन किया एक्सपेरिमेंटली, वो निकला C6H12O6। ओके, इसका ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट हुआ है। ओके, उसके बाद फर्दर इंस्पेक्शन शुरू हुई। फर्दर इंस्पेक्शन में हमने क्या किया, हमने देखा जब ग्लूकोज को हीट करते हैं विद हाइड्रोजन आयोडाइड तो ये एन हेक्सेन बनाता है। मतलब आप हाइड्रोजन आयोडाइड की प्रेजेंस में इसकी रिडक्शन कर रहे हो, जिससे होता क्या है, इसका एल्डिहाइड ग्रुप भी रिड्यूस हो जाता है और इसके जो सारे के सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं वो भी रिड्यूस हो जाते हैं। तो आपके पास क्या बनता है, एन हेक्सेन। तो इससे क्या एविडेंस निकला, एन हेक्सेन बनने का मतलब है कि इसमें जो 6 कार्बन एटम है वो छो के छो एक चेन में लिंक्ड है, एक सिंगल चेन में है। उसका एन हेक्सेन बनने का मतलब ये है। ओके, इट फॉर्म्स एन हेक्सेन। इसने क्या सजेस्ट किया, सजेस्टिंग दैट ऑल द 6 कार्बन एटम्स आर लिंक्ड इन अ स्ट्रेट चेन लाइक दिस। नाउ नेक्स्ट, उसके बाद अब हमारे पास क्या क्लैरिटी हो चुकी है, हमें पता लग गया इसका फॉर्मूला ये है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और हमें ये भी पता लग चुका है कि इसमें जो छो के छो कार्बन एटम है वो स्ट्रेट चेन में जुड़े हैं ऐसे। उसके बाद जब ग्लूकोज को हम रिएक्ट करवाते हैं विद हाइड्रोक्साइल अमाइन, हाइड्रोक्साइल अमाइन याद आया क्या होता है, NH2OH। ओके, क्लियर। When glucose react with hydroxylamine to form an oxime and adds a molecule of hydrogen cyanide to give cyanohydrin, these reaction confirm the presence of carbonyl group in the glucose। जो कार्बोनिल ग्रुप है वही हाइड्रोक्साइल अमाइन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइम बनाता है, और अगर कार्बोनिल ग्रुप है वही हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्ट करके साइनोहाइड्रिन बनाता है। ये हमने पढ़ा हुआ है इन दी प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। ठीक, जैसे हमें हमने ये वाला देखा कि इसने ये वाला ग्रुप पक्का है, कौन सा, ये एल्डिहाइड है कि कीटोन है, ये नहीं अभी कंफर्म हुआ। अभी सिर्फ क्या कंफर्म हुआ कि ये हाइड्रोक्साइल अमाइन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइम बना रहा है। मतलब आपको पता ना ऑक्साइम रिएक्शन क्या थी, कार्बोनिल ग्रुप जो है ये आपके पास हाइड्रोक्साइल अमाइन है, इसका 2 हाइड्रोजन और इसका ऑक्सीजन निकल जाते हैं और ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, तो आपके पास क्या बन जाता है, और इसको ऑक्साइम बोलते हैं। तो एक्चुअल में ऐसा ही हुआ, ग्लूकोज को जब इससे रिएक्ट करवाया तो उसने ऑक्साइम बना लिया। आपको लग गया पता कि रिएक्शन होगी तो इट मींस ऑक्साइम बन गया। सिमिलरली जब ग्लूकोज को HCN से रिएक्ट करवाया, ठीक,
तो उसने क्या किया, उसने साइनोहाइड्रिन बना दिया, एडिशन रिएक्शन शो कर दी। तो इससे हमें क्लैरिटी क्या मिली है कि ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। वो कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड ही होता है, ये अभी प्रेजेंट, ये नहीं मिली हमें, ये हमें नहीं, अभी नहीं पता लगा। ठीक है, क्लियर, अभी इतना पता लगा है सिर्फ कि कार्बोनिल ग्रुप होता है। नेक्स्ट, ग्लूकोज गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू 6 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड which is called as the gluconic acid on reaction with the mild oxidizing agent like bromine water। जब हमने ग्लूकोज की ब्रोमीन वाटर की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करी तो हमने देखा कि ये ग्लूकोनिक एसिड बन गया। ग्लूकोनिक एसिड में क्या होता है, ग्लूकोनिक एसिड और ग्लूकोज सेम ही होते हैं, बट डिफरेंस क्या होता है, ग्लूकोज में यहाँ एल्डिहाइड होता है, अब तो पता है वैसे, इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ। ठीक, और जो ग्लूकोनिक एसिड है उसका स्ट्रक्चर हमें ऑलरेडी पता था कि उसमें क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है यहाँ पे। ठीक, तो जब हमने देखा कि ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन से ग्लूकोनिक एसिड बन रहा है, इसका मतलब कि ग्लूकोज में ये वाला जो ग्रुप है वो पक्का का एल्डिहाइड होगा, क्योंकि एल्डिहाइड की ही ऑक्सीडेशन वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से हो जाती है टू दी कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर ये होता कीटोन, तो कीटोन की इजीली ऑक्सीडेशन होती नहीं है, हमने पढ़ा हुआ है कि आउट ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड्स आर ऑक्सीडाइज्ड वेरी इजीली विद वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये जो ऑक्सीडेशन हुई ग्लूकोनिक एसिड में, यहां से कंफर्मेशन मिली कि आपका जो कार्बोनिल ग्रुप है वो एल्डिहाइड वाला है, वो कीटोन वाला नहीं है। ठीक, तो यहां से हमारे दिमाग में थोड़ा थोड़ा क्लैरिटी शुरू होगी। अभी तक क्या कंक्लूजन निकली, अभी तक जितना भी आपने ये वाले एविडेंसेस करवा के देखे, उससे ये कंक्लूजन निकली कि जो आपका ग्लूकोज है उसमें 6 कार्बन एटम है। ओके, क्लियर, और 6 में से एक कार्बन एटम ऐसा है जिसके ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप है, CHO ग्रुप है। ओके, मतलब वो पक्का टर्मिनल पे होगा, क्योंकि एल्डिहाइड आपको पता हमेशा टर्मिनल पे आता है। ओके, तो ऐसा अभी तक ये एविडेंस है हमारे पास आया इन सभी पॉइंट्स के बाद। ओके, और ऐसे ही छोटी छोटी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर बनाते हैं मॉलिक्यूल्स का, और पता लगाते हैं कि वो जो मॉलिक्यूल है उसका स्ट्रक्चर एक्चुअल में क्या है। अपनी तरफ से नहीं प्रपोज कर देते कि हाँ अभी मेरे को लग रहा है। ठीक है, साइंस में ऐसा नहीं होता कि मेरे को लग रहा है इसलिए मेरे पे भरोसा करो ना, उसमें होता है कि आपको पूरा प्रूव करना होता है कि कैसे, आप क्यों सोच रहे हो ऐसा कि ये स्ट्रक्चर। ठीक, तो ये हमारे पास एविडेंस आ गया कि एल्डिहाइड ग्रुप है, जो कार्बोनिल ग्रुप है वो एल्डिहाइड ग्रुप है। उसके बाद इसकी एसिटाइलेशन करवाई। एसिटाइलेशन किसकी होती है, आपको अगर याद होगा तो जो अल्कोहल ग्रुप है, जब भी उसको एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट करवाया जाता है तो क्या होता है, एसिटिक एनहाइड्राइड जो है वो यहाँ से ब्रेक हो जाता है। ओके, अल्कोहल अपना H छोड़ देता है इसके साथ, और ये जो बाकी पार्ट है वो उसके साथ जुड़ जाता है, तो क्या बनता है, ये वाला पार्ट और जो ये वाला पार्ट है, ये दोनों मिलके ये बना लेते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एसिटाइल ग्रुप ऐड करवाना, एसिटाइलेशन करवाना। ठीक, एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज विद एसिटिक एनहाइड्राइड, जब आपने ग्लूकोज की एसिटाइलेशन करवाई विद एसिटिक एनहाइड्राइड, इट गिव्स ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। आपके पास ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बना। पेंटा एसीटेट बनने का मतलब क्या है कि ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप थे, क्योंकि अगर 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप होंगे तो हर हाइड्रोक्सी ग्रुप ही एसीटेट में कन्वर्ट हुआ होगा ना। ओके, तो इसने कंफर्म किया कि ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप्स होते हैं, एसिटाइलेशन करवाने पे कंफर्म हुआ। ठीक, ग्लूकोज react with acetic anhydride to give the pentacetylated glucose। ओके, तो यहां से अब एविडेंस मिल गया कि ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे होते हैं। ओके, उसके बाद ऑन ऑक्सीडेशन विद नाइट्रिक एसिड, अब नाइट्रिक एसिड की से ऑक्सीडेशन करवाने पे, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडेशन करवाने पे तो हमें कंफर्म हुआ था कि ये एल्डिहाइड है, क्योंकि वीक ने और कहीं इफेक्ट नहीं डाला, और कहीं पे कोई इफेक्ट नहीं डाला, उसने सिर्फ एल्डिहाइड्स को ऑक्सीडाइज किया था कार्बोक्सिलिक एसिड में। बट अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज करोगे ग्लूकोज को, तो ये ऑब्जर्व किया गया ऑन ऑक्सीडेशन विद नाइट्रिक एसिड, ग्लूकोज एज वेल एज ग्लूकोनिक एसिड बोथ यील्ड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज सैक्रिक एसिड।
ओके। जब हम ग्लूकोनिक एसिड को ऑक्सीडाइज करते हैं ना नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में, तो उसका ये जो टर्मिनल वाला अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल, ये बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। आपको पता है ना, प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन हो जाती है कार्बोक्सिलिक एसिड में, जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो। तो ग्लूकोनिक एसिड के केस में हमें दिख रहा था कि ये बन रहा है, जिसका जिसका मतलब क्या निकला कि ग्लूकोनिक एसिड में जो प्राइमरी अल्कोहल है, उसकी ऑक्सीडेशन होके वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट होता है। और जब हमने ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन करवाई विद द हेल्प ऑफ नाइट्रिक एसिड, तो हमें पता था इसकी तो ऑक्सीडेशन होके कार्बोक्सिलिक एसिड बनना ही है। और अगर ग्लूकोज में प्राइमरी अल्कोहल वाला कहीं पे हुआ, प्राइमरी अल्कोहल अगर कहीं हुआ, वो भी पक्का ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो गया। और ऐसा ही हुआ, जब ग्लूकोज की स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, लाइक नाइट्रिक एसिड से, हमने ऑक्सीडेशन करवाई, तो हमने देखा कि सैक्रिक एसिड बना है। ठीक है, ये जो सैकेरिक एसिड बन रहा है, ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो आपका ग्लूकोज है उसमें एक अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल होता है, मतलब टर्मिनल पे लगा होता है, कि टर्मिनल वाले कार्बन के ऊपर OH ग्रुप लगा होता है। ओके, दिस इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप इन द ग्लूकोज। और जब जब हमने इन सभी डाटा को कलेक्ट करा, उससे ओवरऑल स्ट्रक्चर हमने ये निकाला कि दैट्स व्हाई ग्लूकोज इज हैविंग दिस स्ट्रक्चर। ओके, क्लियर। और इस स्ट्रक्चर में आपको दिखेगा देयर आर 4 ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन। ये वाले जो सेंटर वाले 4 कार्बन है, दे आर ऑप्टिकली एक्टिव। क्यों ऑप्टिकली एक्टिव? क्या कंडीशन थी ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन होने की? कार्बन जो है वो 4 डिफरेंट ग्रुप के साथ जुड़ा हो। और इस कार्बन को भी देख लो, ये भी चारों तरफ से 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा है। इन चारों में ऐसा ही हो रहा है। ओके, सो दैट्स व्हाई ग्लूकोज इज हैविंग 4 ऑप्टिकल सेंटर्स। ऑप्टिकल 4 ऑप्टिकल सेंटर का मतलब है 4 ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन होना। ओके, क्लियर। ये स्ट्रक्चर होता है ग्लूकोज का। क्लियर। उसके बाद ग्लूकोनिक एसिड का भी कुछ कुछ स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है, बस फर्क कहाँ पे है, ग्लूकोज में यहाँ एल्डिहाइड होता है, ग्लूकोनिक एसिड में यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। और जो स्कैरिक एसिड होता है, स्कैरिक एसिड में के केस में क्या होता है, टॉप पे और बॉटम पे दोनों पे कार्बोक्सिलिक एसिड ही होता है। ओके, और एक्चुअल में जो ग्लूकोज का करेक्ट नेम है वो डी पॉजिटिव ग्लूकोज है, डी प्लस ग्लूकोज। ओके, चलो ये तो समझ आ गया कि ग्लूकोज का नेम ये है, बट क्यों ये डी क्या डेजिग्नेट कर रहा है और ये पॉजिटिव क्या डेजिग्नेट कर रहा है? ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव है, ये तो मैंने आपको बताया था, डेक्स्ट्रो और लीवो बताया था ना। पॉजिटिव का मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी किसको बोलते हैं? अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किसी सब्सटेंस से पास करें और वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट राइट की तरफ रोटेट हो जाए, तो इट मींस आपका ये जो सब्सटेंस है ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। ठीक है, उसको स्मॉल डी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पॉजिटिव साइन से भी डेजिग्नेट कर सकते हैं। पॉजिटिव साइन या स्मॉल डी, ये दोनों क्यों यूज होते हैं? डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस के लिए, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट की तरफ रोटेट करे। ठीक। और नेगेटिव का मतलब क्या होता है? जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट की तरफ रोटेट करें। इनको नेगेटिव से डेजिग्नेट करते हैं या स्मॉल एल से डेजिग्नेट करते हैं। ठीक। और ग्लूकोज, इस वाले ग्लूकोज की बात कर रहा हूँ, ये वाला जो ग्लूकोज है, इसका करेक्ट नेम है डी पॉजिटिव ग्लूकोज। मतलब ये पक्का क्या होगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। बट ये कैपिटल डी का मतलब क्या है? ये जो कैपिटल डी है, ये कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। ओके, डी बिफोर द नेम ऑफ ग्लूकोज रिप्रेजेंट द कॉन्फ़िगरेशन, whereas positive represent the dextrorotatory nature of molecule. It should be remembered that D and L, आपको यहाँ पे कैपिटल डी और कैपिटल एल वाली टर्म्स देखने को मिलेंगी। कैपिटल डी और कैपिटल एल ये डेक्स्ट्रो और लीवो नहीं है, वो स्मॉल डी और स्मॉल एल होता है। कैपिटल डी और कैपिटल एल जो है ये कॉन्फ़िगरेशंस को एक्सप्रेस करने के लिए बना है। कैसे, मैं बताता हूँ अभी कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या हुआ। कैपिटल डी एंड कैपिटल एल हैव नो रिलेशन विद ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड। इनसे आप ऑप्टिकली एक्टिविटी को जज नहीं कर सकते। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिविटी को जज करने के लिए आपको एक्सपेरिमेंटली प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास करवा के ही देखना पड़ेगा कि वो राइट की तरफ रोटेट हो रही है कि लेफ्ट की तरफ। अगर राइट की तरफ रोटेट हो जाए तो डेक्स्ट्रो, अगर ना हो तो लीवो, लेफ्ट की तरफ हो तो वो लीवो।
ओके क्लियर। तो ये डी और एल क्या है, कैपिटल डी और एल, उसके लिए मैंने आगे ये नोट्स अटैच कर रखे हैं, ये रहे। ओके, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स की बेसिकली टू टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होंगी, कैपिटल डी एंड कैपिटल एल। और ये किस बेसिस पे होंगी, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप एट द पेनल्टीमेट ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन एटम। पेनल्टीमेट मतलब जो उनकी ये चेन चल रही है, ठीक है। चेन को कैसे लिखते हैं, चेन को हमेशा ऐसे लिखते हैं कि जो सबसे मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन हो चेन टर्मिनल वाला, जैसे दो टर्मिनल होते हैं ना, एक ये एक ये, इन दोनों टर्मिनल में से ऑक्सीडाइज्ड कार्बन कौन सा था सबसे ज्यादा, ये वाला। इस कार्बन की ऑक्सीजन स्टेट हाई है एज कंपैरिजन टू दिस। ओके, तो ऐसे लिखा, ऑक्सीडाइज्ड कार्बन सबसे ऊपर लिखना होता है। जब ऐसे लिखोगे तो बॉटम से सबसे पहला पेनल्टीमेट कार्बन कौन सा है, ये सेकंड लास्ट वाला कार्बन ना। इसके बेसिस पे डी और एल, डी एंड एल का डिसाइडेशन होता है कि कैपिटल डी आएगा कि कैपिटल एल आएगी कॉन्फ़िगरेशन। ओके, इसको पेनल्टीमेट कार्बन क्यों बोला, लास्ट से एक नंबर पहले वाला, और ये ऑप्टिकली एक्टिव भी है। इसके अकॉर्डिंग किसमें हाइड्रोक्सी राइट पे है कि लेफ्ट के ऊपर है, इसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कैपिटल डी आएगी कि कैपिटल एल आएगी। ओके, अब देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप एट द पेनल्टीमेट ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन एटम। ओके, और ये कंपैरिजन किससे होता है, ये कंपैरिजन होता है ग्लिसरैल्डिहाइड से। ठीक है, सबसे सिंपल वाला कार्बोहाइड्रेट। ये जो ग्लिसरैल्डिहाइड है, इसके केस में जो राइट में हाइड्रोक्सी ग्रुप है उस टाइम इसको डी बोलते हैं। ग्लिसरैल्डिहाइड के लिए ये कॉन्फ़िगरेशन हमने डिसाइड कर ली थी अपनी मर्जी से कि अगर राइट में OH आ जाए तो ग्लिसरैल्डिहाइड में, तो उसको बोलना है कैपिटल डी ग्लिसरैल्डिहाइड। और अगर उसके केस में लेफ्ट में OH लिखा जाए, राइट में H लिखा जाए, उसको बोलना है एल ग्लिसरैल्डिहाइड। ओके क्लियर। तो ग्लिसरैल्डिहाइड से ही कंपैरिजन कर दिया कि ग्लिसरैल्डिहाइड की तरह जिसके केस में जो ये सेकंड लास्ट ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन है, इसमें अगर OH राइट पे हो तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन डी बोली जाएगी, अगर उसमें लेफ्ट में हो तो उसको एल बोला जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या है, इफ डी इन डी not if नहीं sorry in D OH is right at right and in L OH is in left। और यहाँ पे जो algebraic साइन पॉजिटिव एंड नेगेटिव है, दे रेफर टू दिस साइन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन। पॉजिटिव स्टैंड्स फॉर डेक्स्ट्रो, नेगेटिव स्टैंड्स फॉर लीवो। ठीक, D एंड L हैव नो रिलेशन विद द साइन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन। ये जो कैपिटल D और कैपिटल L है, इसका कोई रिलेशन नहीं है। ओके, ड्यूरिंग कंपैरिजन फॉर D एंड L कॉन्फ़िगरेशन, structure of monosaccharide are written in such a way that the most oxidized carbon is at the top। ओके क्लियर। तो ये आपके पास, अगर मैं पूछूं ये ग्लूकोज कौन सा है, या आप बोलोगे डी ग्लूकोज है। ऑप्टिकल रोटेशन अभी छोड़ दो, ये डी ग्लूकोज क्यों है, क्योंकि सेकेंड लास्ट कार्बन जो कि ऑप्टिकली एक्टिव भी है, उसमें हाइड्रोक्साइड ग्रुप राइट साइड पे है। जैसे ये ग्लूकोनिक एसिड, ये कौन सा ग्लूकोनिक एसिड है, ये डी ग्लूकोनिक एसिड है। ओके, अगर उल्टा होता, यहाँ पे OH ऐसे होता लेफ्ट में और H राइट में, तो ये होता, ये ग्लूकोनिक एसिड ही होता फिर भी, फिर ये इसका नाम होता है एल ग्लूकोनिक एसिड। सेम विद दी सैकरिक एसिड। ओके, सेम विद दी सैकरिक एसिड। क्लियर। बट अभी भी ग्लूकोज का ये था ओपन चेन स्ट्रक्चर, बट एक्चुअल में जो ग्लूकोज है वो ओपन चेन स्ट्रक्चर में, मतलब ये भी इसका एक स्ट्रक्चर है, बट ग्लूकोज ज्यादातर ओपन चेन स्ट्रक्चर में रिजाइड नहीं करता, वो साइक्लिक फॉर्म में बन जाता है। ठीक है, वो साइक्लिक फॉर्म में बन जाता है। साइक्लाइजेशन कैसे होती है, क्यों होती है, उसकी बात बाद में करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही अभी, पर फिर भी थोड़ा सा हिंट ले लो। ठीक, तो ग्लूकोज की साइक्लिक फॉर्म ये है। ठीक, पर इसका हमें कैसे पता लगा कि ग्लूकोज साइक्लिक स्ट्रक्चर में जाता है, हमने तो सारे के सारे एविडेंसेस दे दिए थे ये वाले स्ट्रक्चर के लिए, इतने सारे एविडेंसेस करके देखे। बट कुछ एक एक्सपेरिमेंट थे ये वाले, जिनको जब करवा के देखा गया, तो अगर ग्लूकोज का स्ट्रक्चर सच में ओपन चेन होता ये वाला, तो उस टाइम ये वाले भी होने चाहिए थे, ये वाले एक्सपेरिमेंट भी, ये वाले एविडेंसेस भी आने चाहिए थे। बट इन एविडेंसेस का फेल होना क्या डेजिग्नेट करता है कि ग्लूकोज इस स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट ना करके साइक्लिक स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है।
ओके, तो उसकी बात बाद में करेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर के लिए।